जी वेलकम वेलकम टू सार अकेडमी। आज जो है हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। पास्ट पेपर का हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट टाइम वी डिड पार्ट 1 ऑफ स्पेसिमेन पेपर 2020 का। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ये है आयरन एक्सट्रैक्शन के बारे में, ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। अच्छा, इट्स सेइंग डिस्क्राइब द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन दिस एक्सट्रैक्शन, इंक्लूड वन इक्वेशन फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इंक्लूड वन इक्वेशन, हम लोग को ये क्वेश्चन इसको हाइड कर लेते हैं। इंक्लूड वन इक्वेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन कर लें और फॉर एन एसिड बेस रिएक्शन की एक हम लोग इक्वेशन लिख लें। अच्छा, पहले तो मालूम होना चाहिए कि एसिड ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शंस होते कैसे हैं आयरन की, वो आयरन एक्सट्रैक्ट कैसे होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो है ना, इसमें जो इक्वेशन बताई हुई है वो सिर्फ 2 इक्वेशन ही लिखनी है। उसमें से एक रिडॉक्स रिएक्शन की होनी चाहिए और एक जो है ना एसिड बेस की होनी चाहिए। बाकी जैसे कि 5 मार्क्स का है तो 2 इक्वेशंस फॉर दी 2 मार्क्स एंड रिमेनिंग 3 मार्क्स वुड बी कवरिंग कि हम लोग 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखें, अलग अलग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखें 3। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी वेरी करती हैं कि ना, अगर कोई किसी को रिएक्शन पता है तो लिख सकते हैं कि ना कोक बर्न्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिएक्ट करती है हेमाटाइट से। हेमाटाइट क्या होता है? Fe2O3 फिर टर्न इनटू आयरन। उसके बाद जो है ना एसिड बेस रिएक्शन में लाइमस्टोन डिकम्पोजेस। उसके बाद लाइमस्टोन जो है ना वो रिएक्ट करता है अपने एसिडिटी जो है वो रिड्यूस करने में, और उसके बाद जो है वी गेट आयरन, प्योर आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। और नहीं सॉरी, प्योर आयरन नीचे आती है, इसको कहते हैं मोल्टन आयरन, और ऊपर स्लैग फॉर्म से आता है। तो ये अलग अलग पीस इन्फॉर्मेशन है वो जो है ना आपके एडिशनल मार्क्स जो है ना वो गेन करने में काम आएंगे। तो दैट्स ऑल। अब हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा जी, वी आर डन विद दी आंसर। कार्बन जो है बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, उसके उन्होंने इक्वेशन लिख ली। ब्लैक में जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है। उसके बाद जो है हीट इज़ प्रोड्यूस बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड में बाय रिएक्टिंग विद मोर कोक, क्योंकि हम लोग पता है हम लोगों ने कोक जो है इस चीज़ में जो हम लोगों ने ऐड करा होता है, रॉ मटेरियल्स में हम लोगों ने कोक ऐड करा होता है। तो कोक से जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म से जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो रिड्यूस करती है आयरन ओर को, यानी हेमाटाइट को, Fe2O3 को इनटू Fe एंड बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ। उसके बाद जो है लास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन का, जिसमें लाइमस्टोन जो है वो रिमूव सिलिका यानी SiO2 जो है वो यानी इम्प्योरिटी है, तो उसको रिमूव करके CaSiO3 फॉर्म्स हो जाता है, जिसको कहते हैं स्लैग, और वो होता है फॉर्म एट द बेस में, यहाँ पर नीचे फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, ये आपका होल रिएक्शन हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन। ये जो है वो सॉल्ट्स के बारे में, यानी एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में है। लेट्स रीड। सॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग अ बेस एंड एन एसिड। ठीक है, कंप्लीट दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, रिमेंबर करिए कि सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो आपकी मर्ज़ी की जना सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है या इनसॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सिस मेथड होता है और आयोनिक प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। तो इसमें जो है एक्सिस मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोग स्टेप 1 है ऐड इन एक्सिस ऑफ। अच्छा, हम लोग कंप्लीट दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राई क्रिस्टल्स, वी हैव टू फॉर्म ड्राई क्रिस्टल्स रिमेंबर ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट कोबाल्ट टू क्लोराइड 6 वाटर। इसका मतलब है इसके अंदर वाटर भी शामिल है। फ्रॉम द इनसॉल्युबल बेस कोबाल्ट कार्बोनेट। ओके, फ्रॉम द इनसॉल्युबल बेस या एसिड हम लोगों को सॉल्युबल सॉल्ट बनानी है। सो द ओनली मेथड इज़ द एक्सिस मेथड। अच्छा, दे हैव ऑलरेडी गिवन स्टेप 1 एड एन एक्सिस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनेट टू हॉट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिकली वो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगी। हम लोगों को स्टेप 2 करना होता है। 3 स्टेप्स जो होते हैं ना, 4 to 5 स्टेप्स हम लोगों को रिमेंबर करने होते हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशन के क्या होते हैं। तो उसमें स्टेप 1 दिया हुआ है। स्टेप 2 आता है फिल्ट्रेशन। फ़िल्टर कर लें क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद जो है फ़िल्टर के बाद हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस आता है, जिसमें जो है ना हम लोग एवापोरेट कर लें, क्योंकि हम लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए। तो वी विल पार्शली एवापोरेट दी फिल्ट्रेट। उसके बाद जो है हम लोग इसको कूल कर लेंगे टू फॉर्म दी क्रिस्टल्स। ठीक है जी, कूल इट ग्रेजुअली टू फॉर्म और गेट दी क्रिस्टल्स। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट, अच्छा ये मोल्स का क्वेश्चन है एंड दैट्स वेरी इजी। अच्छा, लेट्स डिग इनटू इट। अच्छा जी,
पार्ट बी का पार्ट 1 है 5.95 ग्राम ऑफ कोबाल्ट कार्बोनेट वर एडेड टू 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, जब भी आप पढ़ रहे हो तो कोई भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो उसको काइंडली हाईलाइट कर लें, ये आपके आगे के लिए मदद करेगा। जैसे ये हो गया कंसंट्रेशन बता दी। कैलकुलेट द मैक्सिमम यील्ड। अच्छा, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड 6 वाटर एंड शो दैट द कोबाल्ट टू कार्बोनेट वाज इन एक्सेस। अच्छा, कोबाल्ट कार्बोनेट एक्सेस में है, हम लोग को लास्ट स्टेप में शायद, हाँ यहाँ पर वी हैव टू शो दैट कि कोबाल्ट कार्बोनेट जो है वो एक्सेस में है। सो हम लोग को वर्किंग के थ्रू बताना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड। मोल का फार्मूला जो होता है मोल इजिकल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 40 सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, वी विल टर्न इनटू डेसीमीटर क्यूब बाय डिवाइडिंग विद 1000। ठीक है जी, तो 40 डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, आंसर आएगा 0.004, सॉरी 0.04 है इसका आंसर। लेट्स हैव अ डबल चेक। ठीक है जी, 0.04 ये हो गया डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, अब हम लोग को पता है कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन। ठीक है जी, वॉल्यूम 0.04 है, 0.04 मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन विच इज़ 2.0 यानी 2। सो आवर आंसर वुड बी 0.08 मोल्स दिए हुए, तो वी वोंट राइट दी यूनिट। सेकेंडली दे हैव आस्क्ड दी COCl2 मोल्स। हम लोगों को इसके मोल्स बदल चुके हैं, इसकी हम लोग निकाल लेते हैं। रेशो 2 है 1 है, इसमें जो है 2 हैं 2 मोल्स, यहाँ पे 1 मोल्स। वी हैव ऑलरेडी फाउंड दी HCl मोल्स विच इज़ 0.08, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो इसका क्या होगा। सो आवर आंसर वुड बी 0.04 आफ्टर कैलकुलेशंस। ओके, वी हैव फाउंड दी COCl2 मोल्स, जो यहाँ पे भी सेम 0.04। अच्छा, अब इसके मोल्स फाइंड करने हैं, जो यहाँ चीज़ है तो 1:1 है, तो इसका रेशो वही सेम इसका भी यही होगा, क्योंकि रेशो 1:1 है तो सेम होगा। ठीक है जी, मास ऑफ 1 मोल यानी MR जो है, मास ऑफ 1 मोल, रिमेंबर दिस इज़ MR। ठीक है। अच्छा, इज़ ऑलरेडी गिवन 238 ग्राम्स। मैक्सिमम यील्ड क्या होगी, यानी प्रोडक्ट क्या, यानी मास क्या होगा इसका, COCl2 का। वी हैव ऑलरेडी फाउंड दी मोल्स एंड दी MR, सो मोल इज इक्वल टू mass over MR इज़ द फार्मूला वी वुड बी यूजिंग। ठीक है जी, उसके बाद जो है 0.04 मोल्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड देयर, एंड MR जो है वो 238 दी हुई है, सो वी विल मल्टीप्लाई 238 with that, and our answer would be, after calculation, 9.52 grams. ठीक है जी, so this is how we will find the maximum yield of cobalt hydrated chloride. ठीक है, to show that the cobalt carbonate is in excess. अच्छा, कोबाल्ट कार्बोनेट जो है वो एक्सिस में, इसको मैं डाल लेता हूँ। कोबाल्ट कार्बोनेट जो है ये चीज़, सॉरी ये चीज़ वो एक्सिस में है, ये पता करने हम लोग कैसे करेंगे वो उन्होंने खुद ही स्टेप्स बताए हुए हैं। ऑटोमेटिकली वी विल फाइंडिंग दी आंसर वाई इट इज़ इन एक्सिस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज़ कितने थे, उन्होंने कहा हुआ यूज़ योर वैल्यू फ्रॉम अबव, एंड फ्रॉम अबव वी हैव फाउंड ऑलरेडी, वी हैव फाउंड के इसकी जो वैल्यू है वो 0.08 मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 119, मास ऑफ 1 मोल, सॉरी मास ऑफ 1 मोल यानी MR किसकी, CO3 वो जो है वो ये रहा। ठीक है जी, उसका 119 ग्राम है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 इन 5.95 ग्राम ऑफ कोबाल्ट कार्बोनेट ढूंढना है उन लोगों को। एंड या दिस इज़ द थिंग वी हैव टू फाइंड एट द लास्ट, क्या चीज़, मोल्स ढूंढने हैं CO3 के। अच्छा, अब मोल्स ढूंढने के लिए हम लोगों को MR दिया हुआ है, मोल्स ढूंढने के लिए वी हैव ऑलरेडी नो द फार्मूला कि मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR है। तो मैस जो है वो हम लोगों को दी हुई है 5.95 ग्राम, 5.95 डिवाइडेड बाय अपना MR 119 है। सो आफ्टर कैलकुलेशंस हम लोग जो हैं वो 0.05 मोल्स होगा इसका। ठीक है, और हम लोगों को एक्चुअल मोल्स कितने हैं, इसमें रिएक्शन में कितने यूज़ हो रहे हैं वो भी पता लगा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा एक्सप्लेन हाउ दिस कैलकुलेशन शो दैट कोबाल्ट कार्बोनेट इन एक्सिस। वो हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि COCl2 के मोल्स हम लोगों को पता है, ये रहे 0.04 मोल, तो इसकी भी 0.04 मोल्स होंगे, 1:1 रेशियो यहाँ पर। तो उसका मतलब इसके भी कितने मोल्स हैं, 0.04 मोल्स जो रिएक्शन में जिन्होंने पार्ट लिया है, और हमारे पास कितने हैं 0.05। सो इसका मतलब ये एक्सिस में है,
So we can say that we have 0.05, we have 0.05 moles actually of COCO3, while 0.04 only took part, या लिख सकते हैं कि 0.04 moles reacted only. ठीक है जी, and that's conclude the mole question. Turning into the next page. This question is about the equilibrium. So it said that what do you understand by the term equilibrium? Then let's read the question from the top. Iodine reacts with chlorine to form dark brown iodine monochloride. And this is the question. This reacts with more chlorine to give yellow iodine trichloride. An equilibrium forms between these iodine chlorides. Actually, IC है dark brown plus Cl2 turning into ICl3, which is yellow iodine trichloride, as already mentioned. Actually, part A is what do you understand by the term equilibrium? Well, there are few definitions that we have to remember during our क्या कहते हैं केमिस्ट्री कोर्स. हम लोगों को खासतौर पर ग्लॉसरी आप लोग बार बार देखा करें. एंड ऑफ द बुक जो है वो ग्लॉसरी प्रेजेंट होती है, उसमें जो है ना काफ़ी डेफिनेशंस हैं वो एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि अभी आ गई इक्विलिब्रियम की. तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो है सिंपल सी. ओके, टू से द टाइम मैंने जो है ना इसकी डेफिनेशन ही कॉपी कर ली पूरी, कि रेट्स बिकम इक्वल इक्विलिब्रियम में हम लोग पता है कि आगे पीछे के रेट्स होते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, कंसनट्रेशन सेम हो जाती है, कंसनट्रेशन डू नॉट चेंज. एंड सेकंड वाला आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है यानी जो जिस मेथड पर रिएक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं ड्यूरिंग दी equilibrium. So simply we have to give the definition of the term equilibrium. Part B, when the equilibrium mixture is heated, okay, it becomes a dark brown color. अच्छा, just talking about this occasion. अगर हम लोग हीट करें तो डार्क ब्राउन कलर है, यानी इसको हम लोग हीट करें तो ये बैकवर्ड जा रहा है. अच्छा ठीक है. सदिस इफ़ द रिवर्स डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन जो मैंने एरो लगाया है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक. अच्छा, ये रिमेंबर करें कि हाई टेम्परेचर को हमेशा जो है ना वो सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर से ही फेवर होता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे हिंट लिया कि हीट करा तो डार्क ब्राउन कलर हो गया रिवर्स में, तो हम लोग हीट करने वाले यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है बैकवर्ड है. तो वी कैन राइट इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. वाई? बिकॉज it is favored by high temperature. Simply it is endothermic as it is favored by the increase in temperature ले सकते हैं या by high temperature. ठीक है जी. द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज. अच्छा, प्रेशर से इफेक्ट जब होता है जब मोल्स जो है ना वो रेशियो ऑफ मोल्स जो है वो डिफरेंट हों, यानी यहाँ के 1 है, यहाँ का भी 1 है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ हो सकती है गैस में, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल गो ऑन टू द इक्वेशन कि हाउ वुड दिस अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस. अच्छा, मैंने पूछा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा अगर हम लोग जो है प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे. अच्छा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सिंपल सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चलाएगी, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड में चली आएगी. क्यों? क्योंकि जो है हम लोगों ने प्रेशर डिक्रीज़ करा है और लेफ्ट हैंड साइड में जो क्या कहते हैं मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इट विल गो ऑन टू यहाँ इट विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अब रीज़न नेसेसरी है क्योंकि हमने खुद ही लिखा हुआ है, तो वी विल राइट मोर वॉल्यूम, सॉरी मोर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, मोर मोल्स भी लिख सकते हैं, मोर मोल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मोर यहाँ पे मोल्स होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गए दोनों मिलाकर, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए. ठीक है, तो मोर मोल्स यानी बैकवर्ड जाएगा जब हम लोग प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे, और अपोजिट होगा जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे. ठीक है जी. डिस्क्राइब व्हाट वुड यू ऑब्जर्व. जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डार्क ब्राउन कलर जो है ना वो अपेयर होना शुरू हो जाएगा. तो यस, वी कैन राइट मोर डार्क. इसमें डार्क क्या था? डार्क ब्राउन आयोडीन कह लें या डार्क ब्राउन लिक्विड फॉर्म्स. ठीक है जी.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इट्स अबाउट द एनर्जी चेंजेस। अच्छा, calculate the overall energy change for the reaction between iodine and chlorine using the bond energies values shown। अच्छा, डी आई टू प्लस सी एल टू इंटू टू आई सी एल बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, हम लोग कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी चेंज। ठीक है जी, इसमें जो है तो आई टू के बॉन्ड एनर्जी दी हुई है उन्होंने 151। हम लोगों को पहले इसकी एनर्जी फाइंड करनी है, दोनों को ऐड कर कर फिर इसकी एनर्जी फाइंड करनी है और दोनों का डिफरेंस ढूंढना है हम लोग को। तो 151 प्लस 242 और जो बॉन्ड फॉर्मिंग है वो है 2ICl जो फॉर्म हो रहा है बॉन्ड। तो ICl यानी ICl का 2088 और 2 मल्टीप्लाई बाय 208 416 विल बी 461 विल बी द आंसर। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन है तो इसका नेगेटिव में होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग है तो इसका पॉजिटिव में होता है, तो वी विल फाइंड द डिफरेंस। तो ओवरऑल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा एच जो है वो हमारे पास आ जाएगा 393 माइनस 461। अब इसको कैलकुलेट कर लें, माइनस 23 किलो जूल्स पर मोल जो इसका यूनिट है। ये क्या है आपका, कैलकुलेट द ओवरऑल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा एच। तो दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों को पता है कि ना, या तो हम लोगों को पहले पता करना होता है कि जो जिसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वो पता चलेगा टोटल एनर्जी चेंज से। जब हमने फाइंड करा है वो नेगेटिव में आ रहा है, यानी इसका मतलब वो जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम बनता है I2 प्लस Cl2 जो रिएक्टेंट्स हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको शो करनी ज़रूरी है। जो एनर्जी एट द बिगिनिंग यूज़ होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो इस एरो से शो करेंगे। उसके बाद रिएक्शन गोज़ ऑन एंड ये याद रखना है कि प्रोडक्ट्स जो है वी कैन राइट हेयर कि ये प्रोडक्ट्स हैं एंड दीज आर रिएक्टेंट्स। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी। तो वी विल शो द ग्राफ लाइक दिस कि जो है ना प्रोडक्ट्स की एनर्जी विल बी लोअर। और एट द एंड ऑफ द डे आप जो है डेल्टा एच शो कर दें। ये डेल्टा एच जो है हमेशा इसका एरो हेड जो है वो टू द रिएक्टेंस होता है, तो हम लोग ने इसका जो डिफरेंस है एक्चुअली वो होता है डेल्टा एच, यानी इसका ओवरऑल एनर्जी चेंज जो हमने यहाँ फाइंड करा था एक्चुअली। तो वो हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे एरो हेड से हम लोगों ने लेबल कर दिया। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ये है, सही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये ऑर्गेनिक के बारे में। द अल्कोहल्स फॉर्म एन होमोलॉगस सीरीज़, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़। अच्छा, होमोलॉगस सीरीज़ को कहते हैं कि जो है ना वो सीरीज़ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी लाइक दे हैव द सेम जनरल फार्मूला। ये सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और सेकंड वुड बी सेम फंक्शनल ग्रुप, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। होमोलॉगस सीरीज यानी अल्कोहल्स जो हैं वो एक होमोलॉगस सीरीज है। जैसे अल्कोहल का कोई हो गया क्या कहते हैं, अब अल्केन का समझ रहे हैं। अल्केन में होता है ना मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन, ये सब चीज़ें, ये सब नाम है वो एक होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। उन होमोलॉगस को कहते हैं अल्केन्स। तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में इथेनॉल आता है, मिथेनॉल आता है, ब्यूटेनॉल आता है, तो ये सब एक होमोलॉगस सीरीज़ के हैं पार्ट्स कह लें, तो नेम्स हैं। और इन सब में जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक पैदा हो रही होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इन सब का सेम जनरल फार्मूला होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये आपका आंसर है। पार्ट बी इज़ द फॉलोइंग टू अल्कोहल्स आर मेंबर्स ऑफ एन होमोलॉगस सीरीज एंड दे आर आइसोमर्स। अच्छा, वो जो हैं आइसोमर्स हैं।
द फॉलोइंग टू अल्कोहल्स आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये दो अल्कोहल के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक्सप्लेन व्हाई दे आर आइसोमर्स। आइसोमर्स की डेफिनेशन वैसे होती ही क्या है कि उनके पास जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो वी विल राइट द सेम कि दे हैव सेम फंक्शन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लें या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि ये है इन इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि जो है ना ये आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बल्कि हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों के। अच्छा, रिड्यूस द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर अनदर अल्कोहल विच इज़ ऑल्सो एन आइसोमर ऑफ दीज अल्कोहल्स। अच्छा, जैसे कि ये आइसोमर है तो एक और आइसोमर बनाना है हम लोगों को। बस आइसोमर बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो चेंज ना हो, यानी अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो चेंज ना हो। और आपके स्ट्रक्चर्स आप कोई भी बनाते हैं, एक और ब्रांच बनाते हैं उसकी, या नीचे एक और ब्रांच बनाते हैं, कार्बन का बॉन्ड किसी और के साथ लगाते हैं, ओ एच का बॉन्ड जो है ना किसी और कार्बन के साथ लगाते हैं, तो वो आपका एक और आइसोमर बन जाएगा। तो ये मैंने एक और स्ट्रक्चर बना दी है, ब्यूटेनॉल बना हुआ था इसमें ब्यूटेनॉल बना हुआ था ये, तो मैंने ब्यूटेन 2 ओल बना दिया जिसमें ओ एच का ग्रुप जो है सेकंड कार्बन एटम के साथ में लगा दिया, तो एक और आइसोमर बन गया। अच्छा, पार्ट सी इज कॉपर टू ऑक्साइड कैन ऑक्सीडाइज ब्यूटेनॉल टू लिक्विड एक्स। अच्छा, हुज पीएच इज़ 4, यानी वो एसिडेट है। मिनरल वुल सोक्ड इन ब्यूटेनॉल ये रहा, और हीट दी इसको यहाँ पे। ठीक है, लिक्विड एक्स फॉर्म हो गया बाय द ऑक्सीडेशन। गिव द नेम ऑफ अनदर रिएजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज ब्यूटेनॉल। अच्छा, दो रिएजेंट आपको याद करने हैं, उसमें से जो दो रिएजेंट याद करने हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एक्चुअली। तो उसमें से एक जो है पोटेशियम मैग्नेट है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली पोटेशियम मैग्नेट वी वुड बी सजेस्टिंग दैट कि आप एसिडिफाइड लिखें, क्योंकि इसका भी एक नंबर होता है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट लिख दें। मैग्नेट का सॉरी एक नहीं होता। यस। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज विच होमोलोगस सीरीज डज लिक्विड एक्स बिलोंग टू। अच्छा, लिक्विड एक्स जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म हुआ है ना। किसके ऑक्सीडेशन के बाद? ब्यूटेनॉल के ऑक्सीडेशन के बाद। जब ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल के ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है तो आई की सीरीज़ फॉर्म होती है, उसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक सीरीज़ यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक लिख दें आप, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दें। सेट द फार्मूला ऑफ द लिक्विड एक्स। अच्छा, ब्यूटेनॉल होगा तो सिंपल सी बात है कि जो है ना आपने ब्यूटेनॉल को ऑक्सीडाइज करा है, तो इसका मतलब जो एसिड फॉर्म होगा वो होगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C4, क्योंकि ये ब्यूट है तो इसका C4 H7 और OOH। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एथेनॉल के अल्कोहल एथेनॉल कैन बी मेड बाय फर्मेंटेशन। यीस्ट इज एडेड टू एक्वस ग्लूकोज। अच्छा, ये है आपका रिएक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ एट द मिक्सचर बिकम्स वार्म एज द रिएक्शन इज एज थर्मिक। ठीक है जी, रिएक्शन जो है वो एक्सथर्मिक होता है। द ग्राफ शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज ओवर सेवरल डेज। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन एक ग्राफ है, क्योंकि बढ़ रहा है शुरू में क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा है, यीस्ट कम बनी हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्राफ लोअर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ना यीस्ट प्रोड्यूस हो रही है, यीस्ट जो है वो एथेनॉल को मार देती है, सॉरी एथेनॉल जो है वो यीस्ट को मार देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लोअर हो रहा है। और ये है पार्ट 1 है कि सजेस्ट अ मेथड ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, कोई मेथड बताना है हम लोगों को जो 2 मार्क्स का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हम लोग को ये पता है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मेजर द वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं गैस दैट इज़ प्रोड्यूस, या मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैस और रेट है तो हम लोगों को मेजर द टाइम। तो इससे हम लोग को रेट ऑफ गैस पे चल रहा है, किस रेट से निकल रही है। ठीक है जी। वाई डज द रेट इनिशियली इंक्रीज। एक ये इसका एक आंसर है कि रिएक्टेंट जो है हमारे तादाद में ज़्यादा है, यानी यीस्ट ज़्यादा है, तो रेट जो है इनिशियली इंक्रीज होगा। तो यीस्ट इज़ प्रेजेंट मोर कह रहे हैं या इन बल्क। ठीक है। सजेस्ट 2 रीजन्स वाई द रेट इवेंचुअली डिक्रीजेज। तो डिक्रीज़ क्यों हो गया, यानी इसका डिक्रीज़ के 2 रीजन्स हैं कि ग्लूकोज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टेंट था,
तो ग्लूकोज बिगिन टू यूज्ड अप। और सेकंड है कि एथेनॉल जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया, जिसने यीस्ट को मार जिसको ये जिसकी वजह से यीस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। तो इसका होता है कंसनट्रेशन ऑफ एथेनॉल इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज द यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये दो टाइप्स की पॉलीमराइजेशन होती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो है ना ओनली वन प्रोडक्ट होती है, और कंडेंसेशन जैसे नाम इसका बता रहा है खुद ही, कंडेंसेशन की वजह से पानी फॉर्म हो जाता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होती है और वाटर फॉर्म होता है। सो वी कैन राइट एडिशन रिएक्शन में ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म्स, and while in condensation reaction water is formed as a byproduct। ठीक है जी। some plastics formed by polymerization are non biodegradable, यानी वो जो है डाइजेस्ट नहीं होती हैं अर्थ की क्रस्ट में। तो डिस्क्राइब टू पोल्यूशन प्रॉब्लम दैट आर कॉज बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अच्छा, प्लास्टिक से टू पोल्यूशन प्रॉब्लम क्या होती है? एक तो एनिमल्स डाइजेस्ट कर लेते हैं इसको, सॉरी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एनिमल्स के थ्रोट में यानी गले में अटक जाती हैं क्योंकि वो खा लेते हैं। और दूसरा ये कि लैंडफिल साइट्स में ये लोग एरिया यानी जो लैंड है वो कवर करते हैं, तो एनिमल चोक ऑन दैट और फिल द लैंड एरियाज कवरिंग स्पेसिस। ठीक है। अच्छा, द पॉलीमर नोन as PVA is used in paints and adhesives। its structure formula is shown below। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोगों को बताया हुआ है। रिड्यूस द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। अच्छा, इसका जो मोनोमर है, क्योंकि ये पॉलीमर है ना, तो ये मोनोमर से बना होता है। मोनोमर इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर, जिसकी वजह से पूरा पॉलीमर फॉर्म होता है। तो इसका मोनोमर क्या है? तो इसका होगा, इसमें से आप देख लेंगे CH2। ये होगा फार्मूला, क्योंकि हमने इसमें मोनोमर निकाल लिया। CH2 ये रहा, और ये बाकी में से आ गया। ठीक है जी। अच्छा, पार्टी इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मोनोमर्स। अच्छा ठीक है, ये जो है अमाइड लिंकेज है, और ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, क्योंकि COH का है, और ये है इससे बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला जब भी यहाँ पे, इसका मतलब यानी इसका मतलब है कि जब भी NH2 का ग्रुप है, इसका मतलब ये अमाइड लिंकेज है। तो ये आ रहा है NH2, इसका मतलब अमाइड लिंकेज है ये। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ दिस पॉलीमर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है हम लोगों को। उसमें क्या होगा कि ना, एक एच जो है ना, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, तो इसमें एक एच जो है, यानी अगर मैं सिंपल से ही बनाऊँ, ये एच और ये, इसमें एक एच जो है वो चले जाएगा, वाटर बना लेगा उसमें से, यानी वाटर के एज ए रिएक्टेंट हो जाएगा। और इसमें से जो COOH का ग्रुप है, यानी इसका जो C, ये वाला जो है COH, और H यानी COH का जो यहाँ ये वाला है, ये और ये, तो ये जो बीच का है, यानी इसमें कोई भी बीच में कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं। और इस दफ़ा ये आया है, इसको बीच में लगा लें यहाँ पर, और इसको जो है वो इसके ज़रिए लगा लें। तो मैंने एज ए नॉर्मल बॉक्स शो करा है। मेन आपका अमाइड लिंकेज और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाना था, तो उसमें होता क्या है, तो इसमें जो उसमें जो है H ग्रुप चला जाता है, और इसमें जो है आपका लेवल करे OH ग्रुप जो है वो कट ऑफ होके OH यहाँ से आया, H यहाँ से आया, H2O बना दिया यहाँ से, तो इस हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया। सिंपल सी बात। ठीक है जी। तो लेट्स ड्रॉ दी होल स्ट्रक्चर, होल फार्मूला। तो इसमें ये पूरा बन जाएगा, जिसमें OC, जिसमें से क्योंकि OC बचा है, OC CH2 फिर CO, और CH2 यानी ये वाला ग्रुप है, ये वाला। तो उसके बाद NH और CH2 NH, क्योंकि एक H चला गया पहले से। और नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ द कंटिन्यूएशन बॉन्ड्स, क्योंकि कंटिन्यू होता रहता है। तो ये हमारा फुल स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला बन गया। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, तो वी हैव कंप्लीटेड फाइनली द स्पेसिफिक पेपर ऑफ 2020 एंड 2020 पेपर 4 था ये, थ्योरी का एक्सटेंडेड पेपर। सो विलिंग टू सी यू बैक सून। तो अपना ख्याल रखें।